हेलो सभी को नमस्कार। मैं संजय कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल संजीवनी एजुकेशन हब के ऊपर। प्यारे दोस्तों, हमने सीईटी की एक सीरीज शुरू की थी। माफ़ी चाहूँगा, कैमरे के अंदर कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से रेगुलर क्लासेस कम से कम एक वीक से बंद थी। आज मैं उसी सीरीज को शुरू करने जा रहा हूँ और जो तंत्र, यही सिस्टम हमारा संडे को लाइव आना था जिससे मैं नहीं करवा सका, इसी तंत्र को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। और ज़्यादा देरी ना करते हुए इसको मैं शुरू करता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन उठने वाले हैं। वन शॉट के अंदर इसको कंप्लीट करवाऊंगा। समझिएगा, एक डायग्राम बनवाऊंगा, उस डायग्राम से लगभग जितने क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट होंगे सारे के सारे क्लियर होने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आपसे पूछता है कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, क्या होता है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आम भाषा के अंदर हम क्या बताते हैं, सर ये सांस लेने की प्रक्रिया होती है। क्या होती है सर? ये सांस लेने की क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया? जिसके अंदर सर हम ऑक्सीजन जो होती है उसको हम सांस के थ्रू अंदर लेते हैं, सांस के थ्रू उसको अंदर लिया जाता है, तथा जो CO2 होती है उसको सांस के थ्रू क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ। नॉर्मल तरीके से अगर हम किसी को बताना चाहते हैं ना, तो हम यही बताएंगे कि जैसे ही हमने सांस लिया ना, जैसे ही हम सांस लेंगे तो हम ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं बच्चा, इनहेल कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसको एक्सहेल कर रहे हैं, CO2 को क्या कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। लेकिन सर ये तो नॉर्मल डेफिनेशन है, ये तो आप अनपढ़ को भी बताओगे, उससे भी पूछोगे वो भी बता देगा। साइंस क्या मानती है, रेस्पिरेशन क्या होता है, साइंस के अंदर क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से, कि हम जब कभी भी बच्चा खाना खाते हैं, जब कभी भी क्या खाते हैं, हम खाना खाते हैं, खाना हमने जो भी खाया, हमने चपाती खाई, हमने चावल खाया, जो भी खाया, उससे हमें कार्य करने के लिए क्या मिलती है बच्चा, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। समझिएगा सा ध्यान से प्यारे दोस्तों, जब हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। और वो ऊर्जा किसके रूप में मिलती है हमें, सर वो ऊर्जा हमें मिलती है C6H12O6 के रूप में। ये सर C6H12O6 ये क्या है, ये होता है भाई, इसको बोला जाता है ग्लूकोज। क्या बोलते हैं इसको, ग्लूकोज के फॉर्म में हमें क्या मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। अब क्या होगा सर, ये ऊर्जा तो मिल गई हमें, हमारे शरीर को ये ऊर्जा चाहिए थी, हमारे शरीर को ये ऊर्जा मिल चुकी है। लेकिन ये ऊर्जा हमें भाई सेलुलर, हमारी जो कोशिका होती है वहां तक पहुंचानी है। ये जो ऊर्जा है हमें कहां तक पहुंचानी है, कोशिका तक पहुंचानी है। तो इसके लिए छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अगर मैं बोलता हूं कि आप सब सेब खाइए, आप सब सेब खा सकते हैं। मैं बोल रहा हूं आप गोलगप्पे खा लीजिए, आप गोलगप्पे खा लेंगे। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कोई 2 महीने का बच्चा है, उसको गोलगप्पे खिलाइए, क्या वो गोलगप्पे खाएगा? नहीं खाएगा सर। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि सर अभी वो बच्चा है, अभी वो छोटा है, उसको जो ऊर्जा चाहिए ना, उसको जो भोजन चाहिए वो पतले रूप में चाहिए ताकि उसको वो डाइजेस्ट कर सके। ठीक ऐसे ही हमारी कोशिका है, सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी लाइफ की, सबसे छोटी इकाई है। उसको जब ऊर्जा चाहिए वो ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं चाहिए, उसको छोटे रूप में ये ऊर्जा चाहिए भाई, उसको छोटे रूप में ऊर्जा हमें देनी है। तो हम क्या करेंगे, यहां से हमने जब सांस ली थी, सांस के थ्रू हमारे अंदर एक गैस आ गई थी जिसका नाम क्या था, O2 नाम था। क्या नाम था उसका? ऑक्सीजन नाम था। ऑक्सीजन हमारे पास गैस आ गई। ये वाली जो कार्बन होती है, इस वाली ऑक्सीजन के साथ भाई क्या कर जाएगी, बाइंड अप कर जाती है। और यहाँ से क्या मिलता है हमको, देखिएगा, यहाँ से मिलेगी अपने को CO2 मिलेगी, यहाँ से हमको पानी मिलेगा, जल मिलेगा, और हमें वो एनर्जी मिलेगी जो सेलुलर लेवल तक हमें चाहिए है। वो एनर्जी जो सेलुलर लेवल तक चाहिए है वो कौन सी थी, वो थी सर ATP। ये एनर्जी अपने को मिल चुकी है, ATP। ये जो एनर्जी है भाई, इसको हम कहाँ तक पहुँचाएंगे, इसको हम सेल यानी कि कोशिका तक पहुँचाएंगे। आई बात समझ में? सेल यानी कि कोशिका तक ये एनर्जी हमको पहुँचानी है। और प्यारे दोस्तों, इस ATP की हर एग्जाम के अंदर बहुत बार मैंने देखा है फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। आई बात समझ में? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है। यहां से अगर मैं अभी आपसे पूछता हूं कि रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होगी, तो अभी आप क्या बोलोगे, सर ये एक ऐसी प्रक्रिया है
ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर सांस जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है किसके अंदर, CO2 के अंदर, पानी के अंदर और ATP के अंदर। ये जो CO2 होती है भाई, ये 75% जो CO2 होती है ये तो सांस के थ्रू ही क्या कर ली जाती है, बाहर कर दी जाती है। बची जो 25% CO2 ये क्या करेगी भाई, ये CO2 क्या करेगी, इस H2O के साथ क्या कर जाएगी, रिएक्शन कर जाएगी और यहाँ से क्या बनेगी, यहाँ से एक कार्बोनिक अम्ल आपके पास बनेगा, ठीक है ना, कार्बोनिक अम्ल या कार्बोनिक एसिड आपको मिलेगी। इस कार्बोनिक एसिड का क्या होता है, ये जब पॉइंट, अगर इसका स्तर सामान्य रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका स्तर अगर बढ़ जाता है ना, अगर इसका स्तर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से दिक्कतें पैदा होनी शुरू हो जाती है यूरिनरी ट्रैक के अंदर। आई बात समझ में। कभी एडवांस लेवल पे आपसे पूछ सकता है कि जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो क्या उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल रहे हैं, नहीं सर, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, 75% CO2 को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। बाकी जो 25% उसको हम क्या कर रहे हैं सर, ये क्या कर जाती है, वाटर के साथ रिएक्शन कर जाती है और कार्बोनिक एसिड यानी कि कार्बोनिक अम्ल बना लेती है। देखिएगा यहां से मैंने आपको करवा दी, यहां से अगर डेफिनेशन आप करेंगे तो क्या करेंगे, यहां से डेफिनेशन कि रेस्पिरेशन इट इज द प्रोसेस, यह एक ऐसी प्रक्रिया है। कैसा प्रोसेस है सर, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक जैविक प्रक्रिया है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो सर ग्लूकोज होता है C6H12O6 होता है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसके अंदर तोड़ देते हैं, ATP के अंदर तोड़ देते हैं, प्लस में CO2 के अंदर तोड़ देते हैं और प्लस में H2O के अंदर तोड़ देते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या नाम दिया जाता है प्यारे बच्चों, श्वसन नाम दिया जाता है। और इस पूरे तंत्र को जब इसके अंदर फेफड़े कार्यरत होंगे, इसके अंदर जब फेफड़े कार्यरत होंगे ये एक तंत्र बन जाएगा और तो इस पूरे तंत्र को क्या बोला जाता है, श्वसन तंत्र बोला जाता है। ये एक इंट्रोडक्शन था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। इसका मैंने डेफिनेशन आपको बता दिया कि क्या क्या इसकी डेफिनेशन हो सकती हैं। देखिएगा अभी मैं आपको एक डायग्राम करवाऊंगा, उस डायग्राम से लगभग जितने क्वेश्चन आपके कवर अप होने वाले हैं एनारोबिक एरोबिक को छोड़ के, और लंग्स का एक डायग्राम मैं अलग से करवाऊंगा, लंग्स और एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन यहाँ से आपको ये पता लगेगा कि कैसे हम इनटेक करते हैं, कैसे गैसेस खून के अंदर जाती है और कैसे आती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा भाई। आगे मैं एक डायग्राम करवा रहा हूं, उसको बहुत अच्छे से करना है आपको। उस डायग्राम को यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से करना है। जहां पे भी साइंस आती है, बायोलॉजी की मेजॉरिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं हर एग्जाम के अंदर। तो बने रहिएगा, बहुत अच्छे से नोट किएगा इस डायग्राम को मेरे साथ साथ। देखिएगा भाई मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे जब मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, मेरे साथ साथ ही इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेना। ह्यूमन रेस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जब ह्यूमन रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ये इन्वायरमेंट है भाई, ये सारा का सारा क्या है, यहाँ पे इन्वायरमेंट है, ये वातावरण है और वातावरण के अंदर बहुत सारी गैसें मौजूद हैं। जब हम इनटेक करते हैं तो हम यहाँ से क्या क्या इनटेक करते हैं सर, एक तो O2 इनटेक करते हैं, एक हम CO2 का भी इनटेक करते हैं और एक हम N2 यानी कि नाइट्रोजन का भी हम इनटेक कर लेते हैं। अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 24% क्या करते हैं हम इनटेक करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है 0.03% हम इनटेक करते हैं। और नाइट्रोजन की अगर बात करता हूं मैं 78% नाइट्रोजन को श्वसन के थ्रू हम इनटेक कर लेते हैं। इतनी बात समझ में आई। देखिएगा जब हमने सांस की प्रक्रिया यहाँ से क्या कर दी है, सांस लेने की प्रक्रिया हमने यहाँ पे शुरू कर दी है, तो सबसे पहले जो हवा होती है ना भाई, वो किसके मेटिंग में आती है, सबसे पहले जो हवा होती है वो मेट करती है किससे, दैट इज सीलिया। और सीलिया क्या होते हैं भाई, नाक के बालों को बोला जाता है। नाक के बाल जो होते हैं, रोम छिद्र जिनको बोला जाता है, ये सीलिया होते हैं। ये सीलिया का क्या काम होता है भाई, बहुत अच्छा काम होता है इनका, इन सीलिया का बहुत अच्छा काम होता है। देखिएगा अगर मैं कपड़े सुखाने की बात कर रहा हूँ, या मेरा हाथ यहाँ से गीला है और मैं बार बार यहाँ पे हवा लगा रहा हूँ तो ये यहाँ से सूख जाता है। लेकिन आपने कभी सोचा है हम बार बार सांस ले रहे हैं, बार बार सांस ले रहे हैं, हमारे फेफड़े कभी भी नहीं सूखते।
हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री पे काम करता है। हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है, हम होम्योस्टेसिस हैं, उसको हम क्या करते हैं भाई, कंट्रोल रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। सर्दियों में अगर ज़्यादा सर्दी है तो हम स्वेटर वगैरह डाल लेते हैं, गर्मियों में उस तापमान को हम कंट्रोल में रखने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए ठंडी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसको हम कांस्टेंट रखते हैं। अगर कोई हवा ज़्यादा ठंडी चली जाए तो भी दिक्कत है, अगर हवा ज़्यादा गर्म चली जाए तो भी दिक्कत है, अगर हवा सूखी चली जाए तो भी दिक्कत है। लेकिन ये रोम छिद्र क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इनका क्या काम होता है, एक तो ये धूल कणों को, जितने भी धूल कण होते हैं ना भाई, उन धूल कणों को क्या कर देती है, यहाँ पे छान देती है। पहला काम हो गया। दूसरा काम ये क्या करते हैं, दूसरा सर हवा जो आ रही है उसको थोड़ा सा गर्म कर देते हैं ताकि हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग वो क्या रहे, फिट रहे। और तीसरा कार्य ये क्या करेंगे, तीसरा कार्य क्या करेंगे, हवा के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर पैदा कर देंगे, हवा के अंदर थोड़ी सी नमी पैदा कर देते हैं ताकि अंदर जाकर फेफड़ों को ये कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। देखिएगा कितने इंपॉर्टेंट होते हैं इसीलिए। अब यहाँ से चलते हैं, यहाँ से जर्नी शुरू होती है, यहाँ से जर्नी शुरू होती है, ये जर्नी यहाँ पे गई और यहाँ से मुंह का और एक मुंह का रास्ता और हमारे वायु का रास्ता, हमारे मुंह का रास्ता और हमारे वायु का रास्ता यहाँ पे क्या हो जाता है भाई, इकट्ठा हो जाता है। और इस रास्ते को क्या बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, इस रास्ते को बोला जाता है भाई फेरेंक्स। क्या बोलते हैं इसको, फेरेंक्स बोलते हैं इसको, गर्सणी बोला जाता है। ये गर्सणी क्या होती है सर, ये साझा रास्ता होता है। क्या होता है भाई, साझा रास्ता होता है किसका सर, ये फूड का, खाने का और एयर का, ये साझा रास्ता होता है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई आपको। यहाँ से हमने क्या किया, एक यहाँ से और एक यहाँ से, जहाँ पे ये कनेक्ट होगा ना उसको क्या बोला जाएगा भाई, उसको फेरेंक्स बोला जाएगा। कॉमन पैसेज जिसको बोला जाता है, खाना और हवा का एक कॉमन पैसेज होता है जिसको फेरेंक्स बोला जाता है। आगे देखिए क्या होता है, आगे इस रास्ते को जब मैं कंटिन्यू करता हूँ ना, ऐसे जब ये कंटिन्यू होता है ये वाला रास्ता, तो देखो भाई अगर कॉमन पैसेज है तो दिक्कतें आएंगी, कॉमन पैसेज है तो दिक्कतें आनी स्वाभाविक है। सर क्या स्वाभाविक है, अगर हम खाना खा रहे हैं तो वो फूड पाइप में जा सकता है, अगर हम सांस ले रहे हैं तो वात की दिक्कत हो सकती है, वायु प्रवाह ज्यादा हो सकता है शरीर के अंदर। और आप सबको पता है वात, पित्त और कफ जब भी शरीर के अंदर इनबैलेंस हो गए तब कोई ना कोई दिक्कत आएगी। लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है, एक नेचुरल ढक्कन जिसको मैं बोलूंगा, एक ढक्कन यहाँ पे फिट किया होता है, एक नेचुरल ढक्कन मैं जिसको बोलता हूँ, यहाँ पे एक ढक्कन लगा होता है। इस ढक्कन को क्या बोला जाता है सर, इस ढक्कन को बोला जाता है एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस क्या करता है सर, ढक्कन का काम करता है। जब कभी भी हम खाना खाते हैं ना, जब हम अभी खाना खाते हैं तो ये क्या कर लेता है, विंड पाइप को ऐसे क्लोज कर लेता है। मान के चलिए मेरे पास ये दो मार्कर हैं, अभी ये फूड पाइप है, ये विंड पाइप है। अब अपने को खाना इसके अंदर जाना है, गलती से वो इसके अंदर ना चला जाए। जब हम खाना खाते हैं तो इसको क्या कर लेगा, ये क्लोज कर लेगा। इसलिए कभी भी खाना हमारे फेफड़ों तक नहीं जाता, हमारे ट्रेकिया के अंदर नहीं जाता। यहाँ से भाई शुरू होता है हमारा अगला सिस्टम। यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा देखो अब ये वाला सिस्टम शुरू होने जा रहा है, हमारा ये वाला सिस्टम शुरू होने जा रहा है। और ये वाला सिस्टम ऐसे शुरू होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, ये हमारा ट्रैकिया होता है भाई, इसको श्वास नलिका भी बोला जाता है। आई बात समझ में। और क्वेश्चन कैसे आते हैं इससे, ये कैसा होता है भाई, ये प्लेट नुमा संरचना पाई जाती है। कैसी संरचना, एक प्लेट की तरह संरचना हमारे गर्दन के अंदर पाई जाएगी। उसको क्या बोला जाता है सर, उसको ट्रैकिया बोला जाता है, उसको विंड पाइप बोला जाता है। क्या बोला जाएगा इसको सर, इसको बोला जाता है ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया, या इसको बोला जाता है भाई श्वास नलिका। ट्रैकिया या श्वास नलिका इसको बोला जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, जो कॉकरोच होता है ना, जिसको तिल चिट्टा बोला जाता है, कॉकरोच यहीं से सांस लेता है भाई। कॉकरोच जो होता है वो सांस कहाँ से लेता है, तिल चिट्टा जो होता है वो ट्रैकिया से ही क्या लेता है, सांस लेता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये क्या होता है भाई, प्लेट नुमा संरचना ट्रैकिया, ये श्वास नलिका हमारे पास आ गई। इसके यहाँ पर देखिए क्या होता है, इसके यहाँ पर क्या होता है, एक ऐसे एक स्थान होता है, इसको क्या बोला जाता है, इस स्थान को बोला जाता है भाई लैरिंक्स। क्या बोला जाता है, लैरिंक्स बोला जाता है। इसको हिंदी के अंदर भाई सवर कंठ बोला जाता है, सवर कंठ। और इस सवर कंठ से क्वेश्चन क्या आते हैं भाई, इस सवर कंठ से क्वेश्चन ये आता है, इट इज द वॉइस बॉक्स ऑफ ह्यूमन। क्या बोला जाता है इसको, वॉइस बॉक्स ऑफ
ह्यूमन बोला जाता है। मानव का जहाँ से आवाज़ पैदा होती है उसको क्या बोला जाएगा सर, लैरिंक्स बोला जाएगा। आई बात समझ में, क्या बोला जाता है उसको, लैरिंक्स बोला जाता है। और इसी लैरिंक्स के अंदर देखिएगा, इसी लैरिंक्स के अंदर एक संरचना होती है ऐसी ऐसी, एक ऐसी ऐसी क्या होगी, संरचना होगी। इस संरचना को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सर एडम एप्पल, जिसको बोला जाएगा एडम एप्पल इसको बोला जाता है, या बोला जाता है इसको वोकल कॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, वोकल कॉर्ड या एडम्स एप्पल इसको बोला जाएगा। देखिएगा ये वाला, इसकी मैं बात कर रहा हूं। ये पुरुषों के अंदर इसका जो साइज होता है ना ब्रदर, वो क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन महिलाओं के अंदर जो इसका साइज होता है प्यारे दोस्तों वो छोटा होता है। और इसी एडम्स एप्पल से क्या होता है, यहीं से क्या होती है भाई, आवाज, जो आवाज होती है ना वो आवाज या तो मोटी होगी या कैसी होती है, पतली होती है। पतली क्यों होती है, पतली होती है भाई महिलाओं की। किन की आवाज़ पतली होती है, महिलाओं की। इस महिलाओं के अंदर क्या होता है, इसका जो साइज होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है। छोटा होने से उनकी पिच क्या होती है, हाई होती है, और उनकी जो आवाज़ होती है वो तीखी होती है। अगर मैं बात करता हूँ पुरुषों की, तो पुरुषों के अंदर मोटी आवाज़ होती है, क्योंकि जो इसका साइज होता है ना भाई वो ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, और बड़ा होने की वजह से उनकी आवाज़ कैसी होती है, मोटी होती है और भारी होती है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आवाज़ मोटी पतली होती है महिलाओं और पुरुषों में, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करता है हमारे वोकल कॉर्ड के ऊपर। जिसका वोकल कॉर्ड बड़ा होता है महिलाओं के अंदर ये छोटा होता है, इसलिए उनकी आवाज़ क्या होती है, पतली होती है। अब आते हैं हम आगे। आगे क्या होता है भाई, ये जो ट्रैकिया अब ये विभाजन करने लग जाता है। विभाजन किसके अंदर करेगा सर, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे होते हैं लंग्स। क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, फेफड़े बोला जाता है। तो मैं लंग्स यहाँ पे बना के आपको दिखा रहा हूँ, 2 लंग्स को मैं बहुत अच्छे से कवर करूँगा। इसके ऊपर अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा लंग्स के ऊपर। लंग्स का वेट क्या होता है, लंग्स का साइज़ क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ये हो जाते हैं हमारे पास पेयर ऑफ लंग। 2 लंग्स होते हैं, एक तो होता है हमारे पास लेफ्ट लंग और एक होता है हमारे पास राइट लंग। आई बात समझ में, लेफ्ट और राइट। और प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इनकी सुरक्षा के लिए इनके बाहर क्या होता है, एक अनावरण होता है जो क्या करता है, हमारे फेफड़ों की रक्षा करता है। एक अनावरण, एक परत पाई जाती है जो हमारे फेफड़ों की क्या करेगी, रक्षा करेगी। उस परत के बारे में कई बार पूछा जाता है कि उस परत को क्या बोलते हैं। ऐसी परत जो हमारे फेफड़ों की क्या करती है, रक्षा करती है, जो हमारे फेफड़ों के बाहर पाई जाती है, उस परत को क्या बोला जाता है, इस परत को बोला जाता है प्लूरा परत। क्या बोलते हैं इसको, प्लूरा परत या प्लूरा मेम्ब्रेन बोला जाता है। दोनों फेफड़ों के बीच में ये जो जगह है ना यहाँ पे, इसको क्या बोला जाता है, दोनों फेफड़ों के बीच मध्य में जो स्थान होता है दैट इज मेडास्टेरियन स्पेस इसको बोला जाता है। मेडास्टेरियन स्पेस बोला जाएगा दोनों फेफड़ों के बीच में जो जगह होगी। अब देखिएगा समझने वाली चीजें यहाँ पे आती हैं। ये जो ट्रैकिया होता है इसके अंदर भाई विभाजन शुरू होगी। अब क्या होगी इसके अंदर, ऐसे 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 क्या होता है, विभाजन इसके अंदर शुरू होगी। विभाजन 1 से 2, 2 से 4, ऐसे ऐसे क्या होगा, देखिए ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा इसके अंदर, अब विभाजन शुरू हो जाएगी। आगे आगे क्या होगा, इसके अंदर विभाजन हो जाती है, किसके अंदर, ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया की अलग अलग तरीके से क्या हो जाती है, विभाजन शुरू हो जाती है। और जहाँ पे ये विभाजन रुकेगी ना भाई, जहाँ पे ये विभाजन रुकेगी तो वहाँ पे मटर के दाने के आकार के क्या बन जाते हैं, एक स्ट्रक्चर होती है जहाँ पे ये विभाजन का क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, मटर के दाने की तरह जहाँ संरचना हो जाएगी ना, वहाँ पे क्या हो जाता है, इनका एंड अप हो जाता है। आगे इसके अंदर विभाजन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। यहां पे जो ट्रैकिया होता है ना, जो ट्रैकिया होता है, देखिएगा जो ट्रैकिया होता है वो आगे 2 के अंदर विभाजित होता है। देखिएगा ये 2 के अंदर यहाँ पे विभाजित हो गया। उनको क्या बोला जाता है, तो प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उनको बोला जाता है ब्रोंकाई। क्या बोला जाता है, ब्रोंकाई। और ये प्राइमरी यानी कि पहली डिवीजन होती है किसकी,
ट्रैकिया की। लेकिन आगे देखिएगा, आगे ब्रोंकाई भी दो के अंदर विभाजित होती है। देखिए ये ट्रैकिया था, ये ट्रैकिया आगे ब्रोंकाई के अंदर ऐसे विभाजित होगा और ब्रोंकाई भी आगे कैसे, ऐसे विभाजित होगी। तो जब ये ब्रोंकाई आगे विभाजित होगी, इनको क्या बोला जाता है, ब्रोंकियोलस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रोंकियोलस बोला जाता है। और ये ट्रैकिया की कैसी डिवीजन है सर, ये सेकेंडरी डिवीजन होती है ट्रैकिया की। और आगे ब्रोंकाई भी क्या करती है, ब्रोंकियोलस भी आगे क्या हो जाती है, डिवाइड कर जाती है और ये एंड अप होती है कहाँ पे, एक सर मटर का जो दाना होता है ना, वहाँ पे एंड अप हो जाती है। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है सर एल्वोलाई। एल्वोलाई को कूपिकाएं भी बोला जाता है, कूपिका। और ये क्या होती है, कूपिका जो होती है, ये कूपिका कौन सी डिवीजन है सर, टर्सरी यानी कि थर्ड डिवीजन होती है किसकी, ट्रैकिया की। ध्यान दीजिएगा, मैंने तीन चीजें बताई हैं आपको। यहाँ से ये जो ट्रैकिया आया, पहले क्या हुआ, ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंकियोलस और उसके बाद क्या आ गया, क्या आ गया, जो टर्सरी डिवीजन थी एल्वोलाई की आ गई। क्वेश्चन देखो कहां से आता है, इस ट्रैकिया के लिए जो ब्रोंकाई है पहली डिवीजन है, ठीक है सर। इस ट्रैकिया के लिए ब्रोंकियोलस सेकेंडरी डिवीजन है, लेकिन ब्रोंकाई के लिए कौन सी है ये, इसके लिए ये तो पहली है, ये दूसरी है, लेकिन इसके लिए तो ये पहली हुई। इसका मतलब जो ब्रोंकियोलस है ना, ब्रोंकोइलस जो है वो ब्रोंकाई के लिए पहली डिवीजन है और एल्वोलाई जो है वो ट्रैकिया के लिए तो तीसरी डिवीजन है। ट्रैकिया के लिए तो ये तीसरी डिवीजन है, लेकिन ब्रोंकियोलस के लिए पहली डिवीजन है और ब्रोंकाई के लिए ये दूसरी डिवीजन है। लेकिन सारा का सारा जो गैस एक्सचेंज होता है ना, सारा का सारा जो गैस एक्सचेंज होगा वो भाई कहाँ पे होगा, सारा का सारा गैस एक्सचेंज एल्वोलाई के अंदर होता है। यहीं से O2 इन होती है और CO2 आउट होती है। कई बार आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि फेफड़े तो एक्सचेंज करते हैं, ठीक बात है, लेकिन फेफड़ों के अंदर भी ऐसा क्या होता है जो हेल्प करता है गैस एक्सचेंज के लिए, तो ये एल्वोलाई होती है। भाई यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से दिखा दिया, एल्वोलाई जो होती है वो क्या करती है, इसके अंदर हेल्प करती है। अब मैं एल्वोलाई का जो स्ट्रक्चर है ना उसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं। मान के चलो ये हमारे पास कोई एल्वोलाई थी और हमारा जो हृदय होता है, आपने सर्कुलेशन के अंदर पढ़ा भी होगा, ये हमारा हृदय था, ये हमारा हृदय था। हमारे हृदय से क्या आता है, हमारे हृदय से जो खून आता है ना फेफड़ों के पास, हमारे हृदय के पास जो खून आता है उसके अंदर क्या होता है, यहाँ से जो खून आया ये कैसा होता है भाई, डीऑक्सीजनेटेड होता है। इसके अंदर क्या होती है, O2 का लेवल क्या होता है भाई, बहुत ही कम होता है और CO2 का लेवल क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। ध्यान दीजिएगा, सुनने वाली बात है यहाँ पे, ये हृदय से फेफड़ों तक जो खून आया उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है और CO2 का लेवल ज्यादा है। और जो सांस के थ्रू हमारे पास सांस ली थी हमने, उसके अंदर ऑक्सीजन क्या थी, ज्यादा थी और CO2 का लेवल क्या था, कम था। और एक हमने क्या ली थी भाई, नाइट्रोजन ली थी। इसके बारे में भी बहुत अच्छे से जिक्र करने वाले हैं। देखिए भाई, जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो गैसों के अंदर एक रूल होता है, गैस हमेशा जो फॉलो अप करती है ना, गैस हमेशा कहाँ चलती है भाई, हाई से लेकर हाई टू लो की तरफ चलती है। अब देखिएगा यहाँ पे CO2 हाई है तो ये कहाँ पे जाएगी सर, यहाँ ये कहाँ पे जाएगी, ये हाई से कहाँ जाएगी, लो जाएगी और ये हमारी बॉडी से बाहर जाएगी। ये O2 है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ये O2 कहाँ पे आएगी भाई, ये शरीर के अंदर आ जाती है। ऐसे गैस एक्सचेंज होती है। और यहाँ से अब ऑक्सीजन वाला ब्लड हो गया, ऑक्सीजन घुल जाती है तो किसके द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा ये कहाँ पे पहुँचा दी जाती है, ये दोबारा से पहुंचा दिया जाता है कहाँ पे, हार्ट के अंदर। अब हार्ट के अंदर ऑक्सीजन वाला खून और ये CO2 वाला खून फेफड़ों के पास गया था, ये जो लेके गई थी इसको क्या बोला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी बोला जाता है। एक ऐसी आर्टरी जिसके अंदर कैसा खून दौड़ता है, CO2 वाला, और इसको क्या बोला जाता है, पल्मोनरी वेन बोला जाता है। एक ऐसी वेन जिसके अंदर कैसा खून दौड़ता है भाई, O2 वाला खून दौड़ता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे एल्वोलाई का स्ट्रक्चर मैंने बताया। हृदय ने क्या किया था भाई, ऑक्सीजन यहाँ पे लेके CO2 वाला खून यहाँ पे लेके आया फेफड़ों के पास कि मेरे को CO2 वाला खून नहीं चाहिए, CO2 को बाहर निकालो, मेरे को तो कैसा खून चाहिए है, मेरे को तो ऑक्सीजन वाला खून चाहिए। तो यहाँ से क्या हुआ, देखिएगा यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे CO2 बहुत ज्यादा थी क्योंकि बाहर निकालनी थी, O2 का लेवल कम था, इसलिए गैसों ने क्या किया, हाई से लो चलती है। तो यहाँ पे जो सांस लिया था हमने, वहां से ऑक्सीजन क्या थी, ज्यादा थी, CO2 क्या थी, कम थी। अब जब ये क्या होगा, ये CO2 बाहर की तरफ जाएगी और ये ऑक्सीजन क्या होगी, हाई से लो अंदर की तरफ आएगी। और जैसे ही अंदर की
तरफ आएगी, फेफड़े उसको क्या कर देंगे, हमारे हृदय के पास दोबारा भेज देंगे। इसको डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं, इसको बहुत अच्छे से करवाऊंगा डबल सर्कुलेशन को मैं, और यूट्यूब पे डबल सर्कुलेशन का टॉपिक मैंने करवाया भी है। अब सर ये जो N2I है ना नाइट्रोजन, ये क्या है, इस नाइट्रोजन का क्या करें, ये N2 भी तो आई है 78% के करीब ये N2 आ चुकी है, इसका क्या करें, ये 78% जो N2I है भाई ये हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व नहीं होती, जैसे ही हमारे अंदर ये आएगी फेफड़ों के अंदर वैसे की वैसे क्या चली जाती है, ये बाहर चली जाती है, जैसे कि जैसे आती है वैसे की वैसे क्या चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। इसका कंजप्शन, इसका डिजोल्वेशन हमारे शरीर के अंदर नहीं होता। प्यारे दोस्तों, मैंने आपको एक वन शॉट के अंदर सारा का सारा रेस्पिरेटरी बता दिया कि रेस्पिरेटरी के अंदर क्या क्या हो सकता है, कैसे हमने इन्वायरमेंट से हवा खींची थी, क्या क्या कहां से वो गुजरी, कहां से गुजर के वो कहां पहुंच गई, और कैसे कैसे गैसों का एक्सचेंज हुआ है, कैसे ब्रोंकाई होती है, ब्रोंकियोलस क्या होता है, एल्वोलाई क्या होती है, कैसे कैसे ऑक्सीजन हमारे शरीर में आती है और CO2 हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। और शुरू में मैंने ये आपको बताया था कि रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है, वन शॉट के अंदर मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर भाई टाइप होते हैं, क्या होता है इसके अंदर, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, वायवीय और अवायवीय श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में कौन सा होता है, कहां पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, लंग्स जो होती है, अभी तो लंग्स का मैंने आपको नहीं बताया, मैं लंग्स के बारे में वो अच्छा सा सेशन लेके आऊंगा इसके बाद जो दूसरा सेशन होगा। फिलहाल मैंने आपको सारा का सारा मैकेनिज्म बता दिया कि मैकेनिज्म क्या होता है। तो प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर लिएगा अच्छे से, हर रोज मेरी सीरीज आएगी। अब मैं इसके साथ साथ इंग्लिश की वो कैब भी आपको करवाने की कोशिश करूंगा, एक ट्रिकी वे के अंदर इंग्लिश की 1000 के करीब वो कैब मैंने तैयार की है, वो मैं आपको करवाऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना कार्य निरंतर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।